नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अमेरिकन मिलिट्री बेसिस इन इंडिया। टू बी ऑनेस्ट, आप अगर 2016 से देखो तो हम सबको एक आइडिया था कि इवेंचुअली ये दिन भी आएगा। जब से इंडिया ने कॉम कासा साइन किया, लेमोआ साइन किया, बेका साइन किया, तो ये काफ़ी हद तक ऑब्वियस था कि भविष्य में यूएस और इंडिया मिलिट्री बेसिस की बात भी करेंगे ऑन द इंडियन सॉइल। नाउ ये बात अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, इन्होंने हाल ही में अपने पार्लियामेंट को कहा एक कांग्रेशनल हियरिंग में कि देखिए भारत के साथ बिल्कुल हम बात कर रहे हैं। हम भारत, इन्होंने एक्चुअली जो ये वर्ड है ना मिलिट्री बेस, ये बहुत कंट्रोवर्शियल होता है, तो मिलिट्री बेस जो ये वर्ड है ये यूज नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम स्टेजिंग एरियाज की बात कर रहे हैं जिससे हम एरियल सर्वेलेंस कर पाएंगे अफगानिस्तान में। बहुत ही कम शब्दों में यूएस कह रहा है कि एयर बेसिस हम यहाँ पे बनाने की बात कर रहे हैं भारत में, ताकि कल को अगर अफगानिस्तान में कोई आतंकवादी संगठन खड़ा होता है, आईसिस के कुछ कैंप्स बनते हैं, उनको टारगेट करना है, तालिबान हमारी बात नहीं सुन रहा, तो यूएस खुद ये कर लेगा और ये सब हम करेंगे इंडिया से। नाउ ये बात क्या फाइनलाइज हो चुकी है, इस बात को लेकर यूएसए ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी, मगर इनके हिसाब से यूएस डीपली एंगेज्ड है, बात कर रहा है आज के समय भारत के साथ, और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि एक प्रॉपर ओवर द होराइजन अटैक करने वाली जो फैसिलिटी है ये बना दें ये भारत में। तो देखो, बिल्कुल मैं कहूँगा यूएस का जो प्रपोजल है ये भारत के सामने है। इन द फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि क्या हम यूएसए को अनुमति दें कि यूएस भारत पे बनाए मिलिट्री बेसिस, जिससे कल को ये अफगानिस्तान में जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं इन पर नजर रख पाए। नाउ इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हिस्टोरिकली भारत की क्या नीति रही है यूएसए के मिलिट्री बेसिस के आइडिया को लेकर। यूएसए ने कई बार प्रपोज किया इंडिया को कि मिलिट्री बेसिस हम यहाँ पे बना देते हैं, या फिर हमारे जो ट्रांसपोर्ट विमान है, जो हमारे मिलिट्री विमान है, उनको लैंड करने की ही यहाँ पर अनुमति दो। इंडिया की पॉलिसी पहले क्या थी, अब क्या चेंज आ सकते हैं, ये सब जानना है सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करेंगे 1991 की। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए कि इंडिया की पॉलिसी किस हद तक चेंज हुई है रिगार्डिंग यूएस। 1991 में आपको पता होगा चल रही थी गल्फ वॉर। एक तरफ था इराक, दूसरी तरफ था कुवैत, यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और फ्रांस। गैस करिए किसकी जीत हुई होगी? ये सब कंट्रीज ही जीत गए थे। गल्फ वॉर में इराक की बहुत बड़ी हार हुई, इनको पीछे हटना पड़ा। मगर जब ये वॉर चल रही थी, ये वॉर भी काफी लंबी थी, कई महीनों तक चली थी, इराक ने काफी अच्छी फाइट दी इन सब कंट्रीज को। मगर उस टाइम आप अगर देखो तो भारत में जो सरकार थी बहुत कमजोर थी। उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर। ये गिनती के सिर्फ 7 महीने तक रहे थे इंडिया के पीएम, और इनका जो फैक्शन था जनता दल, ये कांग्रेस पार्टी की आउटसाइड सपोर्ट से सरकार चला रहा था। तो इस टाइम क्या हुआ, जब ये पीएम थे, यूएसए ने एक प्लेन लैंड कर दिया भारत में। कोई मिलिट्री प्लेन नहीं था, ये कोई F-16 या फिर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था, ये एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट था, मतलब डिफेंसिव एयरक्राफ्ट आप कह लीजिए। ये भारत में रुका, रिफ्यूलिंग करी और फिर इराक में चला गया अपना मिशन करने के लिए। जैसे ही ये न्यूज लीक हो गई कि यूएस मिलिट्री का जो प्लेन है इसने भारत में लैंडिंग करी है गल्फ वॉर के दौरान, तो इमीडिएटली इंडियन पार्लियामेंट में बहुत बड़ा हो हल्ला शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पर धमकी दी इंडिया के पीएम को, ये कहा कि हम सपोर्ट पीछे खींच लेंगे, सरकार गिर जाएगी, क्योंकि भारत की पॉलिसी रही है कि हम रहेंगे न्यूट्रल। हम किसी और कंट्री पे जब अटैक हो रहा हो उस वक्त अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वैसे आप अगर देखें तो पॉलिसी खराब भी नहीं है। इराक पर यूएस, फ्रांस, यूके समेत वेरियस कंट्रीज अटैक कर रही थी। अब इस बीच अगर न्यूज ये आती कि इंडिया की जो धरती है ये यूएसए ने यूज कर ली है, कल को इराक इस बात का बुरा मानता कि इंडिया ने साथ दिया यूएसए का, चाहे हमने कुछ उनकी मिलिटरीली हेल्प नहीं करी, बस रिफ्यूलिंग करी थी, मगर इराक यही मानता कि आप रिफ्यूलिंग भी ना करने देते। तो इस बात को लेकर इंडिया में बहुत हो हल्ला हुआ। बाद में इंडिया ने ऑफिशियली यूएस को ये बोला कि जो भी हमने आपको परमिशन दी थी अपने एयरक्राफ्ट को रिफ्यूलिंग की, ये परमिशन होती है खत्म, आप इंडिया में रिफ्यूलिंग नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल है फरवरी 18, 1991 का। ये इंडिया का एक बहुत ही बड़ा निर्णय था और यूएस इस बात को लेकर इंडिया से काफी गुस्सा भी हो गया था। उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश नहीं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश तो बाद में आए थे, जिनके टाइम में 9/11 हुआ था। उनके जो पिताजी थे जॉर्ज बुश, उस वक्त ये थे यूएसए के प्रेसिडेंट। नाउ 1991 से अब हम आते हैं 2003 में। 2003 में आपको पता होगा सद्दाम हुसैन की सरकार को गिरने के लिए यूएसए और वेरियस और कंट्रीज ने अटैक किया था इराक को। इशू ये था कि यूएस ये मान रहा था कि इराक के पास है न्यूक्लियर वेपन्स। उस वक्त भी यूएस भारत के पास आया कि हमारे जो मिलिट्री प्लेन है इनको लैंडिंग करने की इजाजत दे दो, उससे हमको काफी हेल्प मिलेगी।
इंडिया ने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि किसी और कंट्री पे अटैक करना है, उसके लिए हमारी जमीन को इस्तेमाल आप नहीं करोगे। इवन दो पाकिस्तान की धरती इस्तेमाल की गई थी यूएस द्वारा, इंडिया ने यहाँ पर इराक के अगेंस्ट अपनी धरती यूज करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट यार, एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, पाकिस्तान तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यूएस इंडिया को पूछेगा भी क्यों कि हमको इराक पे अटैक करना है? इंडिया तो एक्चुअली और बहुत ज़्यादा दूर है, ये कैसे हो गया? ये मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या था। यूएसए के आपको बताना चाहिए परमानेंट मिलिट्री बेसिस हैं फिलीपींस में। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आसियान देश है फिलीपींस। फिलीपींस और यूएसए का एक डिफेंस पैक्ट भी है। फिलीपींस पे अटैक मतलब कि यूएसए पे अटैक। तो यूएसए के हमेशा हज़ारों सोल्जर्स जो इनके फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये हमेशा डिप्लॉयड रहती हैं फिलीपींस के मिलिट्री बेसिस में। तो जब इराक पे अटैक करना था तो काफ़ी बार जो यूएसए के एयरक्राफ्ट थे ये यहाँ से उड़ते थे इंडिया से होते हुए, फिर ये बॉम्बिंग करते थे इराक में। तो इस दौरान इन्होंने काफ़ी बार ये कहा कि हमारे अगर एयरक्राफ्ट इंडिया में लैंड कर पाएँ कुछ समय के लिए तो यहाँ पर ये रीफ्यूलिंग कर पाएंगे और वापस कुछ मेंटेनेंस वर्क है ये भी ये लोग कर पाएंगे और हमारे लिए काफ़ी आसान होगा इराक पर रेगुलर बॉम्बिंग करना। इंडिया ने इसलिए यहाँ पर हेल्प करने से कर दिया था बिल्कुल मना। तो ये तो रही है पॉलिसी इंडिया की 1991 से लेकर आज 2021 चल रहा है, तो सेम पॉलिसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मगर अब समीकरण काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। 2016 में आप अगर देखो तो हमने साइन किया लेमोआ के अंडर यूएस के मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो इनकी नेवी है ये भारत में डॉक कर सकते हैं, भारत में मेंटेनेंस वर्क करवा सकते हैं, रिफ्यूलिंग करवा सकते हैं। तो लेमोआ के अंडर आज के समय यूएसए के जो मिलिट्री विमान है ये भारत में आ सकते हैं। उसमें भी कुछ परमिशन चाहिए होगी, ऐसा नहीं है कि कभी भी आ जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग परमिशन देंगे, उसी के बाद जल्दी से ये भारत में लैंड कर सकते हैं और रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप अगर देखो कॉम कासा साइन किया गया 2018 में, फिर बैका साइन करने के बाद आज के समय इंडिया और यूएस की जो मिलिट्री एंगेजमेंट है ये बहुत ज़्यादा डीप हो चुकी है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो समीकरण काफ़ी बदल चुके हैं 2016 के बाद से। और फिर अब दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि पहली बार है जब यूएस इंडिया आपस में बातचीत कर रहे हैं और इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है। आज के समय नरेंद्र मोदी जी को यह डर नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर सपोर्ट खींच ले तो सरकार करे चलेगी। सरकार कंप्लीट मेजॉरिटी से चल रही है। यूएस अगर इंडिया में मिलिट्री बेस बनाने का डिसीजन लेता है, सरकार अप्रूव कर देती है, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इसका विरोध करती भी है तब भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर मैटर करेगा नहीं। तो इन दी एंड मैं यहाँ पर यही कहूँगा, डिसीजन गवर्नमेंट का है और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर 1-2 साल में मैक्सिमम या फिर हो सकता है कि इसी साल भी इंडिया यहाँ पर बात करना स्टार्ट कर दे यूएस के साथ। और एक्चुअली आप अगर सोच कर देखें तो हम लोग बहुत कुछ गेन भी कर सकते हैं अगर यूएस मिलिट्री बेसिस बनाता है इन इंडिया। क्योंकि इससे देखो पहली बात तो ये होगी कि कल को अगर चाइना अग्रेशन करता है इंडिया पर तो वो भी काफी बार सोचेंगे कि यूएस के फाइटर जेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है इन इंडिया। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप कह सकते हैं इंडिया के एडवांटेज में भी प्ले कर सकती है ये बात। प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यह आ सकती है कि अगर तालिबान को और बाकी जो यहाँ पे आतंकवादी संगठन है इन अफगानिस्तान, ये लोग इस बात को लेकर नाराज हो गए कि इंडिया ने इजाज़त दी है यूएसए को मिलिट्री स्ट्राइक करने के लिए इन अफगानिस्तान, तो ये भारत में आतंकवादी हमले करने की जो कोशिश है ये बहुत ज़्यादा तीव्र कर देंगे और हो सकता है कि इन द फ्यूचर इंडिया को टेररिस्ट अटैक भी झेलने पड़े इस पॉलिसी की वजह से। तो ये एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन होगा, बहुत ज़रा इस पर सोच विचार किया जाएगा, इसलिए इंडिया यहाँ पर टाइम भी लगा रहा है। मगर यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जो पर्सनल ओपिनियन है, क्या आपके हिसाब से इंडिया को अनुमति देनी चाहिए यूएसए को टू बिल्ड मिलिट्री बेसिस इन इंडिया, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, जो पॉलिसी 1991 की थी, जो 2003 की पॉलिसी थी, सेम पॉलिसी अपनाओ, नो यूएस मिलिट्री बेसिस इन इंडिया? लिखिएगा इसके बारे में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। हज़ारों लाखों लोग वीडियो देखते हैं तो आई एम श्योर हम यहाँ पे बहुत से लोगों का जो ओपिनियन है ये जान भी पाएंगे थ्रू द कमेंट सेक्शन। सो डू शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो पैकेज है इसमें मेगा डिस्काउंट चल रहा है अभी। दिस इज वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। सीधा कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक यूपीएससी सीएसई जीएस, इस लिंक पर यहाँ पर कर दो क्लिक और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ये कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे। नाउ यूजुअली आप देखोगे जो यहाँ पर प्राइस था पर मंथ का ये 3300 के आसपास होता था बिफोर यूजिंग द कोड, मगर यहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि 3000 के आसपास का प्राइस है क्योंकि डिस्काउंट ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आप भी लगा सकते हैं बाय यूजिंग द कोड PD10 और प्राइसेस जो हैं ये और ज़्यादा कम हो जाएंगे। सिर्फ 277 रुपीज़ पर मंथ में आप अनअकैडमी के कोर्सेज के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल
तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा फ्रॉम अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय दीज कोर्सेज, क्योंकि जो ये डिस्काउंट है ये 17 सितंबर को हो जाएगा खत्म। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।